स्वागत है आप समूह का प्रेरणा आईएएस में। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है, आज हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में उनका जो राज्य का विस्तार हुआ था साउथवर्ड, यानी भारत में दक्षिण की ओर जो उनके राज्य का फैलाव हुआ। विशेष रूप से मलिक काफूर जो उसके सेनापति के रूप में आगे आते हैं और दक्षिण के कई महत्वपूर्ण राज्यों पर वो विजयी पताका फहराते हैं। विजयी इस सेंस में कि कई राज्यों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार किया था। तो जो महत्वपूर्ण अभियान है उनके बारे में आज हम लोग जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में जो विदेशी अभियान थे अन्य राज्यों के विरुद्ध था, तो यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है कि इस समय भी मंगोलों के आक्रमण दिल्ली सल्तनत के राज्य पर हो रहे थे, लेकिन ये नॉर्थ वेस्ट का जो सेक्शन था वहीं पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। और जितने भी आक्रमण इस समय हुए थे उसमें सुल्तान विजयी रहा था, मंगोलों को आगे उनसे बढ़ने नहीं दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके अलावा देश के अंदर भारत में अपने राज्य को विस्तार देना आरंभ किया। सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए दिल्ली के निकट ही राजपूताना का 3 महत्वपूर्ण राज्य, जो वहाँ पर रणथंभौर, मेवाड़, ये दोनों राजपूताना में थे, और तीसरा गुजरात। ये कुछ ऐसे राज्य थे जो अलाउद्दीन खिलजी के लिए महत्वपूर्ण था और उस पर वो विजय प्राप्त करना चाहता था। तो सबसे पहले 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के लिए अपना अभियान आरंभ किया। 2 प्रमुख उसके सेनापति हैं, उनका नाम है उलुग खां और नुसरत खां। ध्यान से समझिएगा, उलुग खां और नुसरत खां उसके 2 प्रमुख सेनापति हैं जिसके अधीन अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के लिए उन्हें प्रस्थान किया था। ध्यान रखना है कि ये महत्वपूर्ण सेनापति है अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड का। ये जिस वक्त गुजरात पर आक्रमण के लिए आगे बढ़े उस वक्त गुजरात पर बघेल राजा करण सिंह का वहां पर शासन था और उस वक्त गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ अथवा पाटन थी। जब खिलजी सेना गुजरात पहुंची तो राजा करण सिंह इस सेना का सामना करने के बजाय वो अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी पहुंच गए, जो उस वक्त राजा रामचंद्र देव का राज्य था। खिलजी सेना ने उनकी पत्नी कमला देवी को पकड़ लिया और यही वो वक्त था जब अनिलवाड़ या पाटन जो उसकी राजधानी थी उसको पूरी तरह खिलजी सेना ने लूटा और वहां से वे आगे बढ़कर गुजरात में सोमनाथ मंदिर तक पहुंचे और मंदिर को भी लूटा। हम लोग अक्सर महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहां भी यह ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय उनके 2 सेनापतियों ने गुजरात की जो विजय की थी, फतह किया था, इस दौरान गुजरात को तो लूटा ही था, सोमनाथ मंदिर जो द्वारिका के पास बिल्कुल सौराष्ट्र का जो तटीय सेक्शन है अरेबियन सी में, वहां तक उसने प्रस्थान किया और पूरे गुजरात को लूटा था। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका नाम है, आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि वो अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार या उसके सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है, वो एक हिजरा है जिसका नाम मलिक काफूर। गुजरात में उसे मिलता है। उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और इसे भी पकड़कर उलुग और नुसरत ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में प्रस्तुत किया था। तो 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। कमला देवी राजा कर्ण सिंह की पत्नी है जिसे दिल्ली दरबार में भेजा गया। दूसरा, मलिक काफूर जो एक हिजरा था, इसे भी 1000 दिनार में खरीद कर, चूंकि इसमें काबिलियत थी, इसके गुणों को परखने के बाद उलुग और नुसरत ने इसे सुल्तान के पास उपहार स्वरूप भेजा था। यही मलिक काफूर आगे हम लोग देखेंगे कि सल्तनत के विस्तार में, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों को अपने अधीनस्थ बनाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी एक सेनापति के तौर पर, क्योंकि यह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का काफ़ी निकटतम व्यक्ति बन गया था। दूसरी ओर कमला देवी के साथ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह किया, उसे अपनी पत्नी बना लिया। तो गुजरात अभियान में हमें यह ध्यान रखना है कि शासक राजा कर्ण सिंह है, राजधानी अनिलवाड़ अथवा पाटन थी जिसे खिलजी सेना ने लूटी। 2 महत्वपूर्ण सेनापति उलुग और नुसरत खां हैं जिन्होंने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था। कमला देवी और मलिक काफूर को पकड़ के दिल्ली दरबार में सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उपहार के रूप में। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते कि गुजरात के पश्चात जो उसका अगला टारगेट है अलाउद्दीन खिलजी का, वो बिल्कुल पास में वो रणथंभौर है जो राजपूताना के अंतर्गत मौजूद था। 1297 हमें याद रखना है कि गुजरात की फतह हुई थी और 1301 में वो रणथंभौर के लिए आगे बढ़ा था।
ध्यान रखिएगा कि रणथंभौर जिस वक्त वो गया, आगे देखते हुए हम लोग चलें, 1301 में रणथंभौर की उसने विजय की थी। रणथंभौर राजपूताना का एक महत्वपूर्ण रियासत या राज्य हुआ करता था और वहाँ पर खिलजी सेना को आरब में विजय प्राप्त करने में काफ़ी परेशानी हुई थी। जब उलुग और नुसरत ये दोनों ही रणथंभौर विजित करने के लिए निकले थे, किंतु इन्हें सफलता नहीं मिली थी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर के लिए रवाना हुए थे। छल के द्वारा शासक हमीर देव हैं, उनके एक मंत्री थे रणमल। तो याद रखिएगा कि हमीर देव शासक है कहाँ के? रणथंभौर के, जो राजपूताना के एक राज्य है, और उसी के एक मंत्री है रणमल। इसे उन्होंने मिला लिया। इसने गद्दारी की और किले का दरवाज़ा खोल दिया, जिसके कारण खिलजी सेना किले में प्रवेश कर गई। परिणाम ये हुआ कि राजा और अन्य योद्धा युद्ध करते हुए, लड़ते हुए मारे गए। और यह पहली बार देखने को मिलती है कि यहीं पर महल की जो महिलाएं थी, योद्धाओं की जो पत्नियां या वहाँ महल में रहने वाली जो भी महिलाएं थी, उन्होंने जौहर कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। पहली बार रणथंभौर में ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कि मेवाड़ के संदर्भ में ये बातें कही जाती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मेवाड़ से पहले स्त्रियों ने जो जौहर किया वो रणथंभौर ही था। नेक्स्ट जो उसका अगला पड़ाव था, जिसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है, वो था मेवाड़, जिसकी राजधानी थी चित्तौड़। चित्तौड़ के संदर्भ में इतिहासकारों में कुछ मतभेद है। कुछ का कथन है कि चित्तौड़ इसलिए अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करना चाहता था या विजिट करना चाहता था क्योंकि रानी पद्मिनी, राणा रतन सिंह वहाँ के शासक थे और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी अति सुंदर महिला थी, जिसको किसी भी तरह वो देखना या उसे प्राप्त करना अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे। आप लोगों ने देखा होगा फिल्म पद्मावत जो बनी है वो इसी कथानक पर आधारित है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये बात कही गई है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत है कि अलाउद्दीन जैसा शासक ऐसा काम नहीं कर सकता है। मेवाड़ विजय के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि जहां पे मेवाड़ है और उसकी राजधानी चित्तौड़ एक ऊंची पहाड़ी पर अवस्थित है और सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, और कोई भी योग्य शासक जो महत्वाकांक्षी है मेवाड़ विजित किए बिना उसकी आकांक्षा पूर्ण नहीं हो सकती थी। इसलिए मेवाड़ को विजित करना अलाउद्दीन खिलजी किसी भी कीमत पर चाहता था। ये इतिहासकारों का अपना अपना मत है। कारण जो भी रहा हो, शुरुआती दौर में राणा रतन सिंह ने बहादुरी के साथ अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया, किंतु बाद में हम लोग ये देखते हैं कि राणा रतन सिंह 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना से परास्त हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र में वो मारे जाते हैं। बाद में रानी पद्मिनी और महल की जितनी महिलाएं थी उन्होंने भी जौहर कर लिया था। तो ये दो प्रमुख राजपूताना की जो रियासत अलाउद्दीन खिलजी के समय थे, रणथंभौर और मेवाड़। ये ध्यान रखना है कि रणथंभौर के शासक राणा या राजा हमीर देव थे और मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह थे। ये राजपूताना जो वर्तमान में राजस्थान है वहाँ की ये दो रियासतें थी। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि जब चित्तौड़ को उसने फतह किया तो अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था। चित्तौड़ का नाम उसने बदला, खिजराबाद नाम रखा चित्तौड़ का। ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट्स है। इसके पश्चात राजपूताना से निकलकर जो अगला पड़ाव सुल्तान का था वो देवगिरी का था। याद होगा जब हमने शुरुआत में बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना तो सुल्तान बनने से पहले कड़ा मानिकपुर का वो सूबेदार था, और अपने चाचा या ससुर जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान थे तो उसने देवगिरी का अभियान किया था और काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति वहाँ से अर्जित की थी। उस वक्त भी वहाँ का शासक वही थे जो अब हैं। अलाउद्दीन खिलजी उस वक्त उनसे ये वादा करवाया था कि आप प्रतिवर्ष कर और नजराना भेजते रहेंगे, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ही देवगिरी के शासक, जिनका नाम अभी मैं बताने वाला हूं, उन्होंने ये भेजने से इनकार कर दिया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब गुजरात अभियान उसने किया था तो राजा करण सिंह अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी में ही शरण ली थी। रामचंद्र देव के यहाँ ही उन लोगों ने शरण लिया था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इस बात से भी नाराज था, एक तो वो नजराना भेजना बंद किया और दूसरा अपने दुश्मन शासक को भी उसने शरण दे दी थी। इसलिए अब अगला निशाना अलाउद्दीन का देवगिरी बना। जब देवगिरी का अभियान किया तो इस वक्त मलिक काफूर को एक सेनापति के तौर पर उसने देवगिरी भेजा था। मलिक काफूर काफ़ी कुशलतापूर्वक देवगिरी पहुंचे। यहाँ महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान देनी है कि देवगिरी अभियान जब मलिक काफूर ने किया
तो राजा रामचंद्र देव को परिवार सहित पकड़ के और साथ ही साथ देवल देवी जो राजा करण सिंह की पुत्री थी उसे भी पकड़ के दिल्ली भेजा गया सुल्तान के पास। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने देवल देवी का विवाह, ध्यान रखिएगा, अपने पुत्र खिज्र खां के साथ करवा दिया। उनकी मां के साथ खुद विवाह किया था और देवल देवी के साथ अपने पुत्र खिज्र खां का विवाह करवाया। राजा रामचंद्र देव 6 माह तक दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के पास मौजूद रहे थे। उनकी पूरी आवभगत की थी अलाउद्दीन ने। हर सुख सुविधा का उनका ख्याल रखा गया था। दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी ने उनके साथ दोस्ताना व्यवहार किया। 6 महीने तक वहां पर रहने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें उनका राज्य यानी देवगिरी वापस किया। इतना ही नहीं, उन्हें राय रायान की उपाधि भी प्रदान की। इसके अलावा 1 लाख स्वर्ण टंका, 1 चंदोबा और दक्षिणी गुजरात का जो सेक्शन है उस नवसारी सेक्शन को उसे प्रदान किया। नवसारी का जो क्षेत्र है वो राजा रामचंद्र देव को गिफ्ट के रूप में दिया और उसका राज्य वापस कर दिया। ये देखने योग्य है कि जहां दूसरे राज्यों के साथ उसने जो व्यवहार किया वही राजा रामचंद्र देव के साथ बहुत उदारतापूर्ण उसने व्यवहार किया था और उसका राज्य उसे वापस कर दिया। अगले पड़ाव की ओर अगर हम लोग चलें तो ध्यान रहे, देवगिरी के संदर्भ में हमने जो बातें बताई वो यहाँ पर वर्णित है। अब यहाँ पर आगे देखिए, तेलंगाना, वो जो सेक्शन है, तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल और यहाँ के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। और ये अभियान मलिक काफूर ही आगे करते हैं। प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर के आगे नतमस्तक हुए, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यही वो समय था जब अपने खजाने से प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा निकाला और उपहार स्वरूप मलिक काफूर को दिया और वही हीरा मलिक काफूर ने अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष प्रस्तुत किया। याद रहिए कि कोहिनूर हीरे की जो कहानी है वो यहीं से आरंभ होती है। ये हीरा गोलकुंडा की खानों से मिली थी जो तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास था और आज जैसा कि मालूम है ब्रिटिश क्राउन के वो पास वो हीरा मौजूद है। तो उसकी जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। मलिक काफूर के अभियान से उस हीरे की कहानी आरंभ होती है। अब यहाँ के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है वो होयसल का राज्य है। होयसल का जो सेक्शन था वो आज का जो कर्नाटक का सेक्शन है और आंध्र प्रदेश, वहाँ पर ये मौजूद था और इसकी राजधानी द्वारसमुद्र या हॉलीवुड थी। ठीक है, इसकी जो राजधानी द्वारसमुद्र और शासक का नाम याद रखिएगा वीर बल्लाल तृतीय। इसने भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इस अभियान का नेतृत्व भी मलिक काफूर ही कर रहे थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मलिक काफूर एक हिजरा था। इसके बावजूद जो सैन्य प्रतिभा उसने दिखाई थी, ऐसे राज्यों को नतमस्तक किया, अलाउद्दीन खिलजी भी उस पर फिदा था। अब नेक्स्ट राज्य पांडे या माबर, ये धुर दक्षिण जो आज का तमिलनाडु है, वहाँ पर जो राज्य मदुरा हुआ करता था कभी प्राचीन काल में, जहाँ पांडेय राज्य होते थे वहीं पर ये राज्य मौजूद था। यानी भारत का धुर दक्षिण जो बिल्कुल सदर्न पार्ट है वहाँ पर ये राज्य मौजूद था। कहानी ये है कि यहाँ पर 2 भाई थे, सुंदर पांडेय और वीर पांडेय। इन दोनों के बीच गृह युद्ध यहाँ पर चल रहा था उस वक्त जब मलिक काफूर ने यहाँ का अभियान किया था। ये बात भी कही जाती है कि सुंदर पांडेय ने मलिक काफूर या सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगी थी अपने भाई के विरुद्ध ही, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना उस राज्य में पहुंची थी। सुंदर पांडे ने मलिक काफूर के सामने सुल्तान की अधीनता तो स्वीकार कर ली और यही वो समय था जब खिलजी की सेना पम्बन द्वीप तक जहां रामेश्वरम मौजूद है वहां तक पहुंची, रामेश्वरम के मंदिर को ध्वस्त किया और वहां पर पहली बार मस्जिद का निर्माण करवाया था और ये मलिक काफूर ही है और खिलजी के समय में ही ये हुआ है। सुंदर पांडे ने तो उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन उसका भाई वीर पांडे पकड़ा नहीं गया और ना ही उसने अधीनता स्वीकार की। राजनीतिक रूप से कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी को अधिक लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन इस अभियान से आर्थिक रूप से उसे प्रचुर सामग्री मिली, भरपूर लाभ उन्हें अर्जित हुआ था। अब याद रखिएगा कि तेलंगाना हो, होयसल हो, पांडे राज्य, इन सभी राज्यों से अकूत संपदा हाथ लगी थी अलाउद्दीन खिलजी को। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब तक अलाउद्दीन खिलजी मौजूद था धुर दक्षिण तक उसका प्रभाव रहा था। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर इसकी समाप्ति कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि खिलजियों का पतन और उसके पश्चात तुगलक वंश का आगमन कैसे